हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, जो आपके एग्जाम मई 2024 के लिए आया है। न्यू स्कीम का पहला रिवीजन टेस्ट पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है बेटा। एक पार्ट 1 जिसमें आपके अमेंडमेंट दिए गए हैं लॉ के, जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं, और पार्ट टू जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं आपके रिवीजन के लिए। तो आरटीपी तब हेल्पफुल होता है जब आप सिलेबस को एटलीस्ट एक बार या दो बार रिवाइज कर चुके होते हैं। उसके बाद आपको आरटीपी इंडिपेंडेंटली देखना होता है कि क्योंकि जब आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके सर, पहले हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूं तो कोई ज्यादा अमेंडमेंट है नहीं। एक सेक्शन नंबर 23 में अमेंडमेंट आया है, बट आपके लिए एज सच अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि जब हमने ये बैच पढ़ा था इस अटेम्प्ट के लिए मई 2024 के लिए, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, बिकॉज आईसीआई मॉड्यूल में गिवन था। तो वहीं पे हमने पहले से ही एक चीज कवर कर रखी है। क्या बोला है 23 क्या बोलता है, पहले आपको वो बताते हैं। सेक्शन 23 की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। 23 सबसेक्शन 1 कहता है कि एक पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है। एक पब्लिक कंपनी या तो पब्लिक ऑफर ला सकती है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, या तो राइट इशू कर सकती है, या तो बोनस इशू कर सकती है। ये चार ऑप्शन होते हैं सिक्योरिटी इशू करने के। 23 सबसेक्शन 2 कहता है अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आप पब्लिक ऑफर तो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, राइट इशू कर सकते हो, बोनस इशू कर सकते हो। ठीक है, यहां तक तो हमें क्लियर है। 23 सबसेक्शन 1, 23 सबसेक्शन 2। फिर आता है 23 सबसेक्शन 3, जो किस चीज का सेक्शन है? डायरेक्ट लिस्टिंग का। डायरेक्ट लिस्टिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक कंपनी फॉरेन में अपनी सिक्योरिटीज इशू करके पैसा लेना चाहती है, शेयर्स या डिवेंचर, है ना, तो उस केस में क्या होता है, ऐसी कंपनी क्या करना पड़ता है आज की तारीख में? उन कंपनियों को GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के मेथड से फॉरेन जुरिस्डिक्शन में अपने शेयर्स को इशू करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 23 सबसेक्शन 3 हमें अलाउ करता है कि आपको GDR का रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी चाहे तो इशू कर सकती हैं सिक्योरिटीज को फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि कौन सी पब्लिक कंपनी कौन सी टाइप की सिक्योरिटी कौन सी फॉरेन जुरिस्डिक्शन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर सकती है बिना GDR के थ्रू, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। ये हमने क्लास में भी कवर किया था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बस इस पॉइंट को 30 अक्टूबर 2023 से क्या कर दिया गया है? इन्फोर्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इन्फोर्स कर दिया गया है, यानी लागू कर दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही इसमें जो है आपके सिलेबस के लिए, अब मई 24 के लिए तो कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब जो जुरिस्डिक्शन प्रिस्क्राइब करनी है, तो कौन सी जुरिस्डिक्शन प्रिस्क्राइब करी है वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि यस, अब पब्लिक कंपनियां जो है डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकती हैं। कहां पर डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकती है? उन फॉरेन जुरिस्डिक्शन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल को इस सेक्शन के अंदर बोल दे कि भैया हम यहां पर फॉरेन जुरिस्डिक्शन जो है लंदन को कह रहे हैं, तो आप फिर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को क्या करेंगे? लिस्ट करवा सकती है वो कंपनी। फिर आता है 23 सबसेक्शन 4। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जम्पशन की पावर देता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन लगाकर एग्जम्प्ट कर सकता है।
कौन सी पब्लिक कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकता है? जिनको हमने सब सेक्शन में 3 में रिफर किया, यानी इस वाले सब सेक्शन में जिन पब्लिक कंपनी के जिक्र हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो इनको क्या कर सकता है? एग्जम्प्ट। किस चीज से एग्जम्प्ट कर सकता है? किसी भी प्रोविजन से। वहां के किसी भी प्रोविजन से, इस चैप्टर के यानी प्रोस्पेक्टस चैप्टर के, है ना, या चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के प्रोविजन से, या सेक्शन 89 या सेक्शन 90 बेनिफिशियल ओनरशिप के, या सेक्शन 127 दैट इज पेमेंट के, अगर डिविडेंड में हमने डिफॉल्ट कर दिया। इन सभी प्रोविजन से क्या किया जा सकता है? उन पब्लिक कंपनियों को एग्जम्प्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर, जिनकी बात सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में हुई है। ठीक है, और जैसे ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन का लानी चाहेगी तो पहले उसे कहां ले डाउन करेगी? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट को आपको, क्योंकि क्लास में कवर कर रखा था, तो आपको अलग से इसे कवर करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है, और नॉर्मली ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। चलिए, उसके बाद आता है बेटा सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में आया है। अगेन बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, जैसा कि हम जानते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप के केस में, बेनिफिशियल ओनरशिप के केस में जो बेनिफिशियल ओनर होता है शेयर्स का, और जो रजिस्टर्ड ओनर होता है शेयर्स का, दोनों ही कंपनी को बताते हैं, दोनों ही कंपनी को बताते हैं, और कंपनी आरओसी को बताती है। बेनिफिशियल ओनर कंपनी को बताता है कि मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, रजिस्टर्ड ओनर बताता है कि मैं रजिस्टर्ड ओनर हूं, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, और ये दोनों जब कंपनी को बताते हैं तो कंपनी किसको बताती है? आरओसी को बताती है। अब जो अमेंडमेंट आया है वो सेक्शन में नहीं आया है, वो रूल्स में आया है। रूल्स में एक नया रूल ऐड कर दिया गया है, एक नए सब रूल्स ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि अगर किसी अथॉरिटी को, जैसे कि आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी अथॉरिटी को कंपनी के किसी बेनिफिशियल ओनर के बारे में जानना है कि आपके इस शेयर का बेनिफिशियल ओनर बताओ, तो अब वो कंपनी से पूछ तो सकते हैं, लेकिन कंपनी को एक स्पेशल पर्सन डेजिग्नेट करेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन लोगों को रिप्लाई करना। तो यही बात उन्होंने बोली है कि हर कंपनी डेजिग्नेट करेगी, मतलब अपॉइंट करेगी एक पर्सन को। किस लिए अपॉइंट करेगी? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फर्निश करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा, वो कॉपरेशन भी करेगा। किस चीज के लिए कॉपरेशन देगा? फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन जाएगी? या तो आरओसी को या किसी और ऑथोराइज्ड ऑफिसर को, लेकिन किस चीज की इंफॉर्मेशन जाएगी? विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के शेयर्स का बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसके पास है। अगर आरओसी या कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर डिटेल मांगेगा तो वो किससे मांगेगा? कंपनी से मांगेगा। लेकिन कंपनी क्या करेगी? उस डेजिग्नेटेड ऑफर, मतलब अपनी कंपनी में तो बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, कंपनी इसमें किस किस पर्सन को अपॉइंट करने की पावर रखती है? ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपॉइंट कर देगी, यहां पर बताया गया है। या तो कंपनी करेगी अपॉइंट अपने कंपनी सेक्रेटरी को। किसको करेगी? कंपनी सेक्रेटरी को। अगर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है तो कंपनी उसी कंपनी सेक्रेटरी को क्या कर देगी? अपॉइंट कर देगी कि भाई तेरा काम है, अगर किसी ने हमसे बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में पूछा तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो उन्हें कॉपरेशन देगी। दूसरा किसे अपॉइंट कर सकते हैं? की मैनेजरियल पर्सोनल को अदर देन दी कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी जो चाहे अपने की मैनेजरियल पर्सोनल को भी क्या कर सकती है? डेजिग्नेट कर सकती है, किसी भी केएमपी को डेजिग्नेट कर सकती है। तीसरा, किसी भी डायरेक्टर को। लेकिन डायरेक्टर को कब किया जाएगा? डायरेक्टर को कब किया जाएगा? अगर कंपनी में ना ही कंपनी सेक्रेटरी है और ना ही की मैनेजरियल पर्सोनल है, तो सारे डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हो? आप अपॉइंट कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। बट ये अमेंडमेंट तो आज आया है ना, ये अमेंडमेंट तो अभी आया है। उससे पहले तक तो कोई डेजिग्नेटेड था नहीं, और डेजिग्नेट करने में टाइम लगेगा। तो लॉ ने कहा जब तक तुम किसी पर्सन को डेजिग्नेट नहीं करते हो, जब तक तुम किसी पर्सन को डेजिग्नेट नहीं करते हो,
सब रूल 4 के अंदर, सब रूल 4 के अंदर डेजिग्नेट नहीं करते हो, तब तक लॉ एज्यूम कर लेगा कि तुम्हारे पास कौन सा पर्सन डेजिग्नेटेड है। ये लॉ ने एजम्पशन किया है कि जब तक तुम खुद से डेजिग्नेट नहीं करते हो, हम मान के चलेंगे कि ये लोग आपके डेजिग्नेटेड है, ये लोग जो है रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन? सबसे पहला कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ होगा, अगर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। दूसरा, कंपनी का एवरी मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो या मैनेजर बोलो, इन केस कंपनी सेक्रेटरी हैज नॉट बीन अपॉइंट, यानी फर्स्ट डीमिंग मानी जाएगी कंपनी सेक्रेटरी पे। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को पकड़ा जाएगा, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर को डीम्ड किया जाएगा। लेकिन कब तक डीम किया जाएगा? जब तक कंपनी खुद से किसी पर्सन को डेजिग्नेट नहीं कर देती है, जब तक कंपनी खुद से किसी पर्सन को डेजिग्नेट नहीं कर देती है। ओके, एंड एवरी कंपनी को इस डेजिग्नेटेड पर्सन को एनुअल रिटर्न में इसकी डिटेल्स बतानी होगी, यानी MGT 7 या MGT 7A में इसकी डिटेल्स बतानी होगी। एंड अगर कंपनी फ्यूचर में कभी भी डेजिग्नेटेड पर्सन को चेंज करती है, जो कि वो कर सकती है, तो इस केस में उसे इंटीमेट यानी इन्फॉर्म करना पड़ेगा ROC को। कौन से फॉर्म में? GNL2 में। GNL2, अब एक बच्चा आएगा, सर GNL क्या होता है बेटा? GNL जनरल के लिए है, GNL2। ओके, तो ये आपकी 2 अमेंडमेंट है छोटी छोटी। इसमें आपको जो MCQ के लिए याद रखना है मैं आपको बता देता हूं, वो ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला, दिस इज फॉर MCQ। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं बेटा पार्ट 2 पर। पार्ट 2 किस चीज का है? अमेंडमेंट के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स का है। किस चीज का है? क्वेश्चन एंड आंसर्स का है, जिसमें पहले आपके कुछ केस स्टडी दिए हुए हैं MCQ के। केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2। सबसे पहले केस स्टडी 1 में मैं आपको बताता हूं, जब भी ये केस स्टडी होती है ना, ये जो आपको दी हुई है, इसमें ऐसा बड़ा सारा डाटा होगा जो किसी भी काम का नहीं होता है, जो किसी भी काम का नहीं होता है, बस आपको आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और बहुत सारी फालतू की चीजें दे दी जाती हैं ताकि बच्चे को जो की पॉइंट है वो उससे मिस हो जाए और वो MCQ को गलत मार्क कर दे, है ना। तो इसीलिए अगर आप पहले केस स्टडी पढ़ोगे तो हो सकता है आप उन चीजों पर भी फोकस कर लो जो आपके फोकस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, केस स्टडी में पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ई लिमिटेड? कौन सी कंपनी की पूछी है? ई लिमिटेड की AGM पूछी है और उसकी लास्ट डेट पूछी है, क्या होगी? ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है ड्यू डेट, अगेन ड्यू डेट पूछी है फॉर कंडक्टिंग AGM कंडक्ट करने की ड्यू डेट पूछी है गोल्डन लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 की गोल्डन लिमिटेड की AGM एनुअल जनरल मीटिंग की ड्यू डेट पूछी है, तो एक ई लिमिटेड की, एक गोल्डन लिमिटेड की। थर्ड क्वेश्चन है, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स करता है दैट इन एडिशन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडिशन में द कंपनी शॉल ऑल्सो प्रिपेयर, कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने होते हैं, विच शॉल ऑल्सो बी प्रेजेंटेड एट AGM, जो उसे AGM पे देने होते हैं। ये तो फैक्ट लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गोल्डन लिमिटेड के, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, जब 31 मार्च 2022 खत्म हुआ तो उसमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट किया जाएगा। फिर यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या किया इन्होंने, 31 मार्च 2022 को चेंज करके ईयर चेंज करके पूछा है कि इस ईयर में किस किस का कंसोलिडेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बनाना है इस चारों में से, जिसमें गोल्डन लिमिटेड के नोटिस की बात हुई है। अगर आप देखोगे तो AGM मुंबई, यहां पर जो फर्क मुझे दिख रहा है मुंबई, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, ठीक है,
और दिल्ली में यहां पर जो फर्क है वो 11 बजे और सुबह 8:30 बजे का फर्क इन्होंने दिया हुआ है। अब हम रीड करेंगे केस स्टडी को। चलिए, केस स्टडी क्या बोल रही है। गोल्डन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। गोल्डन लिमिटेड क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 में, यानी बहुत साल हो गए हैं उसे इनकॉर्पोरेट हुए और लिस्ट भी हो चुकी है। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, दिल्ली में। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, दिल्ली में, और कॉर्पोरेट ऑफिस कहां है, नोएडा में, ठीक है। हमें लॉ में किससे लेना देना होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस से या रजिस्टर्ड ऑफिस से, सर रजिस्टर्ड ऑफिस से। चलिए, इट इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 20 करोड़ है, जिसमें 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए ईच के। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी इज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एटसेट्रा। कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। अगर हम यहां से देखें तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में है। तो अगर हम लास्ट एमसीक्यू देखें, लास्ट एमसीक्यू कि कंपनी अपनी जो है नोटिस, एजीएम का नोटिस भेज रही है, वो एजीएम कहां पर कंडक्ट होगी, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में या दिल्ली में। रजिस्टर्ड ऑफिस वाली सिटी में होगी, यानी दिल्ली में कंडक्ट होगी। लेकिन कौन से आवर्स में होगी, बिजनेस आवर्स में होगी। क्या सुबह 8:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो सकती है या बिजनेस आवर्स में स्टार्ट होगी, सर बिजनेस आवर्स में स्टार्ट होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5B, बी फॉर बबीता जी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन उसका आंसर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, यानी एकदम रिवर्स क्रोनोलॉजी इन्होंने फॉलो करी। और यहां पर भी 2 ऑफिस दिए थे, दिल्ली का और नोएडा का, बट हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आगे चलते हैं। 8 जनवरी 2022, ध्यान से देखिएगा, 8 जनवरी 2022 इंपॉर्टेंट डेट है। कंपनी ने इनकॉर्पोरेट करी है एक और होली ओन्ड सब्सिडियरी डी। तो डी लिमिटेड हमने इनकॉर्पोरेट करी कब, 8 जनवरी को, डी लिमिटेड। और डी लिमिटेड क्या है, हमारी होली ओन्ड सब्सिडियरी है, वॉस है शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। जो किस काम के लिए बनी है, मटेरियल सप्लाई करने के लिए, स्टील, आयरन, सीमेंट, ब्रिक एटसेट्रा। डी लिमिटेड ने सेलेक्ट किया है कि वो अपना फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टार्ट करेंगे वो 8 जनवरी से 31 मार्च 22 करेंगे। हमने सीखा हुआ है कि भैया अगर फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट होती है तो फाइनेंशियल ईयर यहां पर 2022 नहीं 2023 में खत्म होना चाहिए था। बट अगेन क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, ऑन 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी देखा, यानी 8 जनवरी से पहले 2 जनवरी 2022 को कंपनी ने एक और होली ओन्ड सब्सिडियरी इनकॉर्पोरेट करी, दैट इज ई लिमिटेड, होली ओन्ड सब्सिडियरी। ई लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देगी अपने कस्टमर्स को या अपनी पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी की बात हो रही है, गोल्डन लिमिटेड को। 5 जनवरी 2022 को, 5 जनवरी 2022 को गोल्डन लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी ई लिमिटेड के थ्रू एक्वायर कर लिया है 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट इन XYZ एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म। तो हमने एक पार्टनरशिप फर्म में 100% इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया। अब 100% इंटरेस्ट कोई कैसे एक्वायर कर सकता है भैया पार्टनरशिप फर्म में? पार्टनरशिप फर्म में कम से कम जो है 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए, बट उन्होंने क्या कहा कि कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी का इस्तेमाल करके एक पार्टनरशिप फर्म में 100% इंटरेस्ट ले लिया है। तो वो पार्टनरशिप कैसे बची अगर सिर्फ ई लिमिटेड है? तो यहां पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट ठीक है। ई लिमिटेड डिसाइड्स टू चूज टू प्रिपेयर, ई लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो क्योंकि वो 2 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2023, इसने सही फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया है कि नेक्स्ट ईयर का मैं 31 मार्च लूंगी। एंड कंडक्टेड इट्स एजीएम, उसने अपनी एजीएम जो है 16 अगस्त को कंडक्ट करी है। अब देखिए यहां पर बात आती है ई लिमिटेड की। हमसे क्वेश्चन भी पहला यही पूछा गया था, ई लिमिटेड की एजीएम कब कंडक्ट होनी चाहिए, उसकी लास्ट डेट क्या है? हमें एक्चुअल डेट तो ये दे रखी है, दिस इज द एक्चुअल डेट,
दिस इज द एक्चुअल डेट। हमसे क्या पूछी गई है, उसकी लास्ट डेट। मुझे बताइए, अगर कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है 2 जनवरी 2022 को, 2 जनवरी 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई है, 2 जनवरी 2022, और उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को, तो फर्स्ट एजीएम करेगी। तो फर्स्ट एजीएम कब करेगी ये कंपनी? ये कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम के लिए कितना टाइम होता है सर? 9 मंथ्स होता है, 9 मंथ्स होता है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है। यानी मैं ये कह सकता हूं 31 दिसंबर 2023 को ये कंपनी अपनी क्या करेगी? फर्स्ट एजीएम करेगी। तो यहां पर व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम फॉर ई लिमिटेड? 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023। तो करेक्ट आंसर इज डी, 31 दिसंबर को करेगी। 31 दिसंबर को कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करने वाली है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 जुलाई 2022 को सब्सिडियरी कंपनी कौन सी? डी लिमिटेड ने एक और होली ओन्ड सब्सिडियरी ओपन कर ली। यहीं पर लिख लेते हैं, कौन सी डेट है? 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को सब्सिडियरी कंपनी डी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अ न्यू होली ओन्ड सब्सिडियरी एफ लिमिटेड। अब स्ट्रक्चर कैसा हो गया, उस स्ट्रक्चर को देखिएगा। यहां पर सबसे ऊपर है गोल्डन लिमिटेड। गोल्डन लिमिटेड की 2 कंपनियां हैं, ई लिमिटेड और डी लिमिटेड। डी लिमिटेड के नीचे है एफ लिमिटेड और ई लिमिटेड के नीचे है पार्टनरशिप फर्म। गोल्डन लिमिटेड जो है वो क्या है? लिस्टेड कंपनी है जो 2013 में बनी है। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। गोल्डन लिमिटेड कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं 21-22 के और प्रेजेंट करे हैं बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन 25 अगस्त 2022 फॉर देयर अप्रूवल एंड the same were adopted by the shareholders in the annual general meeting held on 2 सितंबर 2022। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने हमसे क्या पूछी थी? एजीएम की डेट पूछी थी गोल्डन लिमिटेड की। नहीं थी क्या? हाँ, ये रही क्वेश्चन नंबर 2। तो 31 मार्च 2023 की हमारी एजीएम कब होगी? क्या ये कंपनी नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है? ये कंपनी एक ओल्ड कंपनी है। ये कंपनी क्या है? एक ओल्ड कंपनी है। तो इसकी फर्स्ट एजीएम तो नहीं है, इसकी तो सब्सिक्वेंट एजीएम है। सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम क्या नॉर्मली 6 मंथ्स में हो जानी चाहिए, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी 2023 का 6 मंथ कहां पर खत्म होगा? 30 सितंबर 2023 को। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आगे एक्सटेंशन, यहां पर उन्होंने ड्यू डेट पूछा है, अगर वो चाहते ये पूछते कि एक्सटेंशन के बाद क्या डेट होगी, यानी आरओसी से अगर आप एक्सटेंशन लेते तो फिर हमारा आंसर होता 31 दिसंबर 2023। बट अभी के लिए हमारा आंसर क्या है? ए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्डन लिमिटेड ने अपना स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है 22-23 का, प्रेजेंट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने कंपनी के ऑन 20 अगस्त 2023 फॉर देयर अप्रूवल एंड द सेम वर अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एजीएम हेल्ड ऑन 26 सितंबर। और हमारे जो है एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 और 4। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है? एक में बात हो रही है एफ वाई जो 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 इसकी बात हो रही है, और एक में बात हो रही है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की। ठीक है, इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में कंसोलिडेशन के बारे में पूछा है कि गोल्डन लिमिटेड किस किस को कंसोलिडेट करेगी। तो देखो 31 मार्च 22 तक बताओ कौन कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। 31 मार्च 22 तक
कौन कौन इनकॉर्पोरेट हो गया था? क्या मैं कह सकता हूं ये भी हो गई थी, ये भी हो गई थी और ये भी हो गई थी? ठीक है, ये तीनों इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी और ग्रुप का पार्ट बन चुके थे, यानी डी लिमिटेड, ई लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म। ये कब की बात है? 31 मार्च 22 के लिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, गोल्डन लिमिटेड डी लिमिटेड का, गोल्डन लिमिटेड डी लिमिटेड ई लिमिटेड, गोल्डन लिमिटेड डी लिमिटेड ई लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म, गोल्डन लिमिटेड डी लिमिटेड ई लिमिटेड एफ लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पर मेरे बच्चा हम सी को मार्क करेंगे। आगे चलें? यस सर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 तक क्या मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर एफ लिमिटेड भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी? तब तक एफ लिमिटेड भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी? यस सर। तो अब हम अपने कंसोलिडेशन में एफ लिमिटेड को भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म हम सबको क्या कर सकते हैं? कंसोलिडेट कर सकते हैं। यहां पर हमने कंसोलिडेशन का पर्पस जो फर्म के उसमें लिया है वो ये अज्यूम करके लिया है कि हम उसके इंटरेस्ट के कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, कि हम उसका इंटरेस्ट अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली शो कर देंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार आंसर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का डी, ठीक है, क्वेश्चन 2 का ए, ठीक है, क्वेश्चन 3 का सी, क्वेश्चन 4 का डी, ठीक है, क्वेश्चन 5 का बी। ठीक है, तो यहां पर हमारे ये 5 खत्म हो गए हैं। अगले चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। अगेन केस स्टडी को पढ़ने से पहले क्या करेंगे? प्यारा सा सवाल पढ़ लेंगे। प्यारा सा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कंसीडरिंग द प्रोविजन, फेमा के ऊपर केस स्टडी आ गया। तो देखिए आप ये मत समझ के जाइएगा कि एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी वो सिर्फ कंपनी लॉ से आएगी, वो किसी दूसरे चैप्टर से भी बन सकती है, जैसे कि फेमा, जैसे कि एलएलपी, है ना। तो केस सिनेरियो, ये जो केस स्टडीज है वो जरूरी नहीं है। चांसेस यही है कि कंपनीज एक्ट तो आएगा ही, बट किसी और एक्ट का भी बड़ा केस स्टडी आ सकता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है रजत कपूर के रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी हमें बताना है कि वो PRI है या वो PROI है, और उसमें से हमें ये चुनना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बताना है हाउ मच अमाउंट कंपनी बाहर भेज सकती है, कितना कंपनी जो है पैसा बाहर भेज सकती है फेमा के अंदर, और वो भी कंसल्टेंसी के लिए। वो भी किसके लिए? कंसल्टेंसी के लिए कितना पैसा भेज सकती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द फेमा, आपको बताना है रजत भैया ने जो यूएसए में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, रजत भैया ने जो यूएसए में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, वो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट मानी जाएगी? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से क्या मानी जाएगी? करेक्ट मानी जाएगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले उन्होंने बताया OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है। OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, हमें नाम से पता नहीं चल रहा था बट उन्होंने हमें बता दिया। एंड उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में है। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? बेंगलोर में है। ठीक है, ओके। वो एक 100% ओन्ड सब्सिडरी है, यूएसए की कंपनी की 100% ओन्ड सब्सिडरी है, जिसके 3 डायरेक्टर हैं, रजत, शुभम और पीटर। क्या है? आर डायरेक्टर्स ऑफ OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। यानी अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये हमारी OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, जो बेंगलोर में है। उसके ऊपर OMX सॉफ्टवेयर इंक है, OMX सॉफ्टवेयर इंक है, ये इसमें 100% ओन करती है। ये क्या है? यूएसए की। ठीक है, ओके सर। यहां पर उन्होंने बोला क्या क्या नाम लिया? रजत, शुभम, पीटर। रजत, शुभम और पीटर इस कंपनी के क्या हैं? डायरेक्टर्स हैं। रजत और शुभम इंडियन रेसिडेंट है, पहले से ही गिवन है। रजत और शुभम क्या है? रेसिडेंट है। और पीटर भैया क्या है? नॉन रेसिडेंट है। पीटर भैया क्या है? नॉन रेसिडेंट। ठीक है,
फिर आगे उन्होंने बताया ये यूएसए में रहता है पीटर। मिस्टर पीटर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन सॉफ्टवेयर इंक। ये जो पीटर है ये इस कंपनी का भी डायरेक्टर है और इस कंपनी का भी डायरेक्टर है, इन दोनों कंपनियों का डायरेक्टर है। ठीक है भैया। अब आती है रजत के स्टेटस पर। ये आ गया रजत के स्टेटस के बारे में पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को अब हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, मिस्टर रजत लेफ्ट इंडिया ऑन 2 नवंबर 2021। कोई जगह है क्या हमारे पास? यहां बना लेते हैं, यहां पर। ठीक है, क्या हुआ? रजत जो है 2 नवंबर 2021 को इंडिया छोड़कर चला गया बिजनेस को लुक आफ्टर करने। बिजनेस को लुक आफ्टर करने वो इंडिया से चला गया। यहां पर कौन सी डेट पर चला गया? 2 नवंबर 21। 2 नवंबर 2021 को वो किस लिए चला गया? लुक आफ्टर बिजनेस। लुक आफ्टर बिजनेस यानी अब वो इंडिया में नहीं है। और फिर वो कब वापस आया? केम बैक टू इंडिया ऑन 12 फरवरी। कब वापस आया? 12 फरवरी को वो वापस आया। 12 फेब 2022 को वापस आया। यानी इस पीरियड में वो कहां पर था? यूएसए में था। फिर वो 12 फरवरी को वापस आ गया इंडिया में। क्यों आ गया इंडिया में वापस? क्या पर्पस था इंडिया में आने का? अपनी फैमिली से मिलने आया था कुछ दिन के लिए और फिर इंडिया से चला गया 26 फरवरी को। फिर इंडिया से चला गया 26 फेब को चला गया। यानी इस पीरियड में वो कहां था? इंडिया में था। और उसके बाद वो कहां चला गया? यूएसए चला गया। ठीक है जी। एंड वेंट बैक टू यूएसए टू लुक आफ्टर द बिजनेस ऑफ ओएमएक्स सॉफ्टवेयर इंक। मिस्टर रजत अगेन विजिटेड इंडिया ऑन 25 अगस्त 2022। 25 अगस्त 2022 को वो वापस आया। यानी इतने टाइम वो कहां था? इतने टाइम वो यूएसए में था। और जब वो वापस इंडिया आया तो वो पूरा दिन कहां रहा? अब वो इंडिया में ही रहा। अब वो कहां रहा? इंडिया में ही रहा फॉर दी होल ईयर। वो पूरे ईयर इंडिया में रहा। पूरे ईयर, यहां पर ईयर बोला है, फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है। तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कि वो 25 अगस्त 22 से लेकर उन्होंने बोला है कि भैया 25 अगस्त 2023 तक वो इंडिया में रहा। अब हमें इसका क्या निकालना है? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो उन्होंने हमें क्या बताया था? उन्होंने हमें बताया था क्वेश्चन में ऑलरेडी जो गिवन है कि वो एक रेसिडेंट था। वो एक क्या था? रेसिडेंट। सही क्यों नहीं चल रहा है ये? वो एक रेसिडेंट था, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब वो 2 नवंबर 21 को लुक आफ्टर बिजनेस के लिए गया तो वो क्या बन गया? PROI बन गया। इमीडिएटली वो क्या बन गया? इस तारीख को, यानी 2 नवंबर 2021 को उसका स्टेटस चेंज हो गया PROI में। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वो 12 फरवरी को इंडिया आया जरूर, लेकिन टेम्परेरी पीरियड बस मिलने आया था। तो क्या उसका स्टेटस चेंज होगा? द आंसर इज नो। और फिर वो वापस चला गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं 2 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक वो क्या रहा? PROI रहा। कब तक? 2 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक वो PRO रहा है, क्योंकि वो 12 फरवरी को आया था। 26 फरवरी के बाद फिर वापस चला गया बिजनेस को लुक आफ्टर करने। ठीक है। अब यहां से आएगी अगली डेट 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 25 अगस्त तक वो कहां पर था? यूएसए में काम कर रहा था। PORI था। पिछले साल का स्टेटस कंटिन्यू करेंगे। 25 अगस्त 2022 कंटिन्यू करेंगे। और हमें जब वो वापस आया तो ये नहीं बताया कि वो किस पर्पस के लिए वापस आया। नहीं बताया। पर्पस के लिए वापस आया, यानी वो पूरे ईयर के लिए 25 अगस्त से 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 क्या रहेगा? PROI ही कंटिन्यू करेगा। यस और नो? यस सर। यानी यहां पे 23 आएगा। PROI कंटिन्यू करेगा। रीजन बिंग वो यहां पर यूएसए में था
कंपनी का बिजनेस संभालते हुए, और जब वो वापस आया था तो हमें पर्पस नहीं बताया कि किस पर्पस के लिए वापस आया है, तो मतलब वो पीआरओ रहेगा। अब जब वो पीआरओआई रहेगा इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर की जब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट ईयर कहां से चालू होगा, यहां पर कहीं चालू होगा 1 अप्रैल, है ना, यहां पर कहीं चालू होगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, और अभी तक वो इंडिया से वापस गया नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बताया है। तो यहां पर बेटा अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब वो इंडिया में रहने लग गया, तो पिछले साल क्या वो 182 डेज रहा था क्या, पिछले साल क्या वो अब 182 डेज आप काउंट करिए, 25 अगस्त से 31 मार्च तक, 25 अगस्त से 31 मार्च तक, 25 अगस्त से 31 मार्च कितने दिन होते हैं, कैलकुलेट करिए। मुझे ही करना पड़ेगा कैलकुलेटर का। चलिए 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 चलिए, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 अगस्त को वो आया था, 25 अगस्त को वो आया था ना, राइट, 25 अगस्त को वो आया था, तो अगस्त की बात करते हैं तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 डेज अगस्त के, अगस्त 30 दिन सितंबर के, 30 दिन सितंबर के, ठीक है, 30 दिन सितंबर के, 31 डेज अक्टूबर के, 30 डेज नवंबर के, 31 डेज दिसंबर के, 31 डेज जनवरी के, 28 डेज फेब के, और 31 डेज मार्च के। इतने दिन वो कहाँ रहा है, इंडिया में रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। टोटल कर लेते हैं इसका, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 8, एक कैरी, 1, 3, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 218 दिन दिखा रहा है, 218 दिन वो रहा है, 218 दिन, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15 और 2 17, 17, 3, 20, 218 दिन। तो 182 डेज वाला जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है पिछले ईयर में, तो हम इस ईयर में उसे क्या कंसीडर कर लेंगे, PRI कंसीडर कर लेंगे, PRI कंसीडर कर लेंगे। यानी जो फाइनल पॉइंट आया है, जो फाइनल पूरी कैलकुलेशन करके आया है, वो क्या आया है, मैं सारे ईयर्स का बताता हूं, सारे ईयर्स का आपको बता देता हूं। सबसे पहले बताता हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। फाइनेंशियल ईयर अगर हम 21-22 की बात करें तो इसके दो पार्ट है बेटा, एक है 1 अप्रैल से 2 नवंबर तक, 1 अप्रैल से 2 नवंबर 2021 तक वो PRI था, और उसके बाद वो नेक्स्ट डे से क्या बन जाएगा, जिस दिन उसने इंडिया छोड़ा वो नेक्स्ट डे से बन जाएगा 31 मार्च तक 2022 तक PROI। ओके, FY 22-23 में, FY 22-23 में यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 23 तक वो क्या था, PROI ही था, PROI था। और अगर मैं बात करता हूं FY, आई होप आपको दिख रहा होगा, 23-24 में वो पूरे ईयर में क्या था, PRI था, PRI था। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, सबसे पहला रजत कपूर को हम रेसिडेंट मानेंगे इंडिया का,
22-23 और 23-24 के लिए, 22-23 और 23-24 के लिए क्या वो दोनों में रेसिडेंट है? नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा बी पॉइंट, रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, हम उसे रजत कपूर को नॉन रेसिडेंट मानेंगे, 22-23 का नॉन रेसिडेंट मानेंगे क्योंकि वो इंडिया से चला गया था कैरिंग बिजनेस के लिए, लेकिन उसे 23-24 के लिए क्या मानेंगे? उसे 23-24 के लिए पीआरआई मानेंगे। ये एक करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बट आगे भी देख लेते हैं। सी, रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज, दोनों ईयर में ही उसे नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, 22-23 और 23-24 दोनों के लिए क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, जो कि गलत है। फिर रजत कपूर जो है इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा 22-23 के लिए, 22-23 के लिए उसे रेसिडेंट माना जाएगा, और क्योंकि वो इंडिया में था 182 डेज के लिए, एंड नॉन रेसिडेंट फॉर 23-24, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला है कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले क्वेश्चन की जगह ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जो बचा हुआ है। ओएमएक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने कंसल्टेंसी सर्विस ली है, इंडिया की कंपनी ने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है यूएसए की कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्या दे सके? सर्विसेज दे सके, कस्टमर को क्या दे सके? सर्विसेज दे सके। तो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कितना पैसा अलाउड है बिना आरबीआई के अप्रूवल के? तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए सॉफ्टवेयर वाले रिलेटेड कितना पैसा दे देंगे? 10 लाख पर प्रोजेक्ट, 1 लाख पर प्रोजेक्ट, 2 लाख पर प्रोजेक्ट, 20 लाख पर प्रोजेक्ट। यानी साफ ये एक लिमिट के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपको लिमिट पता है तो ये एमसीक्यू सही होगा, अगर लिमिट नहीं पता है तो ये एमसीक्यू गलत होगा। तो लिमिट क्या थी यहां पर? 10 लाख रुपीस पर प्रोजेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। लास्ट आता है जो मिस्टर रजत की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी कब खरीदी इसने? मिस्टर रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया, कहां गया वो? मिस्टर रजत हैड परचेस्ड अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन यूएसए ऑन 27 अप्रैल। कब खरीदी हमने? 27 अप्रैल को हमने प्रॉपर्टी खरीदी। कहां खरीदी? यूएसए में खरीदी, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। हम वहां पर रहना चाहते थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पहुंच गए हैं, है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस। यूएसए में प्रॉपर्टी खरीदी थी रहने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये करंट अकाउंट है या कैपिटल ट्रांजैक्शन है? मोस्टली बच्चों को ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर यहां का बंदा वहां पर सामान खरीदेगा तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। यही तो हमने सीखा था कि अगर एक पीआरआई का फॉरेन में एसेट या लाइबिलिटी अल्टर होती है, एसेट या लाइबिलिटी अल्टर होती है, तो हम उसे कैपिटल कहते हैं। यही सीखा था हमने, यस और नो। अगर किसी पीआरआई की फॉरेन जुरिस्डिक्शन में एसेट लाइबिलिटी यानी आउटसाइड इंडिया एसेट लाइबिलिटी अल्टर होती है तो हम उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इसके लिए हमें लगेगा कि सर इसका आंसर होना चाहिए परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर रजत इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम एक छोटी सी बात भूल जाते हैं। मान लीजिए नितिन सर है, ठीक है, वो पीआरआई हैं, वो क्या है? पीआरआई, और वो रोज एक दुकान पर जाते हैं और दुकान से भैया सुबह उठकर मैगी खरीद कर लाते हैं। रोज सुबह जाते हैं और क्या खरीदते हैं? मैगी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? मैगी खरीदते हैं। ओके, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? आपसे पूछा जाएगा अगर नितिन सर दुकान से जाकर मैगी खरीदते हैं, अगर नितिन सर दुकान से जाकर मैगी खरीदते हैं तो ये क्या माना जाएगा, कैपिटल या करंट? तो आपका आंसर होगा, हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बट मैं ये कहता हूं कि आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आकर इस ट्रांजैक्शन को चेक क्यों करना है? हम तो डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। सुबह उठते हैं, कभी कुछ बाहर खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, बस पे जाते हैं, जो भी हम डेली करते हैं उसके लिए हमें पैसा लगता है, हम पैसा पे करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो कैपिटल है या करंट है? फेमा में द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर भैया हमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है।
सिमिलरली मतलब इस ट्रांजैक्शन को हमें बाइफोरकेट करने की जरूरत ही नहीं है। नितिन सर, अगर इंडिया में कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को कि वो कैपिटल है या करंट है, फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कैपिटल है या करंट है, बिल्कुल, क्योंकि हमें उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर बाहर का कोई बंदा PROI वहां का बंदा वहीं पर मैगी खरीद रहा है, उसमें भी हमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपना वहां पर अपना सामान खरीद रहा है। ऐसे ही जब आप यहां पर देखोगे प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है, कब खरीदी गई है, कहां गई वो डेट, 27 अप्रैल 2022 को खरीदी गई है। 27 अप्रैल 2022 को ये जो अंकल थे ये PRI थे या PROI थे? जब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई ये कौन थे? उस टाइम पे रजत जी PROI थे। एक PROI ने ठीक है, एक PROI ने क्या खरीदी? प्रॉपर्टी खरीदी। एक PROI ने क्या खरीदी? प्रॉपर्टी खरीदी वहीं पर रहने के लिए। तो अगर PROI वहीं के पैसों से वहीं पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसे हमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में लाने की जरूरत नहीं है कि हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे बाइफॉर्केट करें। और इसीलिए यहां पर जो आंसर दिया हुआ है, बहुत बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर यहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो रजत अंकल ने खरीदी है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी नहीं है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लगाने की जरूरत ही ना पड़ रही हो। यस और नो, है ना? तो अगर आज मैं जाकर यहां पे इंडिया में रहता हूं और जाकर बाहर से मतलब जो आसपास दुकान है वहां से एक साइकिल खरीद लाऊं 6,000 रुपए की, तो वो कैपिटल है या करंट है? नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक। क्यों? बिकॉज मेरे पास पैसे थे, मेरे पास 6,000 थे, मैंने खरीद ली। अब वो कैपिटल है या करंट है ये मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का रोल नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भावेश, यश और चिराग एक बारी आंसर चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का हमने दिया है बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 7th का ए, 8th का सी। चलिए आगे चलते हैं 9th पे। भावेश, यश और चिराग ने इनकॉर्पोरेट करी है एक LLP फॉर डूइंग द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टिम्बर अंडर द नेम सॉलिड लक्कड़ LLP। चिराग जो पार्टनर है, ठीक है, उसने शिफ्ट करा है अपना घर, यानी वो जहां पर रहता था उसने अपना शिफ्ट कर लिया फ्रॉम आगरा टू दिस एड्रेस। उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। कब चेंज किया है? 16 नवंबर को उसने एड्रेस चेंज किया। उसने ये बात LLP को कब बताई? 20 नवंबर को उसने ये बात LLP को बता दी रिटर्न नोटिस देकर। आपको बताना है कौन सी डेट तक ये जो LLP है, अब LLP ROC को कौन सी डेट तक बता देगी? तो बेटा सिंपल है, 16 नवंबर में LLP को कितने दिन में बताना होता है? विद इन 30 डेज ऑफ चेंज के 30 डेज में। कहां से? जिस दिन पार्टनर ने बताया वहां से 30 डेज मिलते हैं, या जिस दिन चेंज हुआ वहां से 30 डेज मिलते हैं? जहां से चेंज हुआ। तो 16 तारीख से यहां पर देखिएगा 30 डेज, 1 दिसंबर 2023, 5 दिसंबर 2023, 16 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर 2023। तो 30 डेज कहां होंगे? 16 दिसंबर 2023 को। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 9th का सी। नेक्स्ट लास्ट बेटा 10th, ये तो हमने क्लास में भी करा हुआ है, ये क्वेश्चन क्लास में भी MCQ, ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में भी हमने करा था। क्या बोला है? ड्रक सॉफ्टवेयर कंपनी इंक एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है ऑस्ट्रेलिया की, जो अपना स्टेब्लिश कर रही है प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में, यानी ये क्या बनना चाहती है? एक फॉरेन कंपनी बनना चाहती है। द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर इंक्लूड्स, डायरेक्टर की लिस्ट क्या इंक्लूड करती है? कौन कौन डायरेक्टर है? अरुण डायरेक्टर है, रणवीर डायरेक्टर है, रामेश डायरेक्टर है, नवाज डायरेक्टर है। कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं,
लवीना हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ ड्रग सॉफ्टवेयर। लवीना कौन है? सेक्रेटरी है। आपको यह नोट करना पड़ेगा कि रामेश भैया और नवाज भैया रेसिडेंट इन इंडिया है एंड इन्हें हमने ऑथोराइज किया है कि कंपनी को कोई भी नोटिस इंडिया में आएगा या कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा तो वो इन पर सर्व किया जाएगा, इनको मिलेगा। ठीक है, ओके सर। इन रिलेशन टू दी कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट, आपको इनलाइटन करना है इस फॉरेन कंपनी को कि डिक्लेरेशन जो देना है आरओसी को कि वो कन्विक्टेड या डिवार्ड नहीं है इस कंपनी को यहां पर फॉर्म करने के लिए, तो किस किस का डिक्लेरेशन लगेगा? अरुण, रणवीर, रमेश, नवाज और लवीना, यानी सारे डायरेक्टर्स का और साथ में सेक्रेटरी का, या अरुण, रमेश, नवाज, लवीना, रमेश, नवाज, अरुण, रणवीर, रमेश, नवाज। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले डायरेक्टर्स के नाम लिख लो। डायरेक्टर कौन कौन है? अरुण का नाम लगेगा, रणवीर का नाम लगेगा, रमेश का नाम लगेगा और नवाज का नाम लगेगा, और साथ ही में उन लोगों का नाम लगेगा जो ऑथोराइज्ड पर्सन है जिन्हें नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस मिलने के लिए किसका नाम दिया उन्होंने? रमेश का, इसी में से दे दिया एक पर्सन का, और दूसरा एंड नवाज का, इन दोनों का नाम उन्होंने दे दिया। रमेश और नवाज का नाम उन्होंने दिया हुआ है, रमेश और नवाज का नाम उन्होंने दिया हुआ है, मतलब अलग पर्सन नहीं है। तो इन चारों का डिक्लेरेशन लगेगा। सेक्रेटरी का डिक्लेरेशन हमें लगता नहीं है, सेक्रेटरी का डिक्लेरेशन हमें लगता नहीं है, और ये बात हमने आईसीआई मॉड्यूल में भी मैंने आपको मार्क करवा दी थी कि ये बात मेंशन कर लीजिए, क्योंकि जब एमसीक्यू आएगा तो आप ए टिक कर देंगे, लवीना को भी कर देंगे टिक, जबकि हमें क्या करना है? टी फॉर दीपिका टिक करना है। तो आइए 10th और 9th का आंसर देख लेते हैं। 9th का सी और 10th का डी, 9th का सी और 10th का डी। ठीक है, आई होप सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आसान है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, राम प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड की, यानी लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड क्या है? एक सब्सिडियरी कंपनी है। एज पर दी लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो इसका टर्नओवर है 1.80 करोड़, इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 80 लाख। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि हम स्मॉल कंपनी बन जाए। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज द डायरेक्टर्स दैट द कंपनी कैन नॉट बी कैटेगराइज, ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। लेकिन यार यहां तो हमें दिख रहा है कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है 80 लाख है, 4 करोड़ के कम है, और टर्नओवर जो है वो 1.80 करोड़ है, 40 करोड़ से कम है। तो ये कंपनी तो स्मॉल कंपनी होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत, वो कैसे बोल दिया? क्योंकि एक्सेप्शन आप जानते हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी जो होती हैं, सेक्शन 8 कंपनी जो होती हैं, या जो स्पेशल एक्ट वाली कंपनी होती है, उन्हें स्मॉल कंपनी नहीं कहा जा सकता। और ये कंपनी क्या है? एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो एक्सेप्शन की वजह से कंपनी सेक्रेटरी क्या कह रहा है? एकदम ठीक कह रहा है कि भैया ये कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। आपको बताना है कि क्या कंपनी सेक्रेटरी करेक्ट कह रहा है? द आंसर इज यस, कंपनी सेक्रेटरी करेक्ट कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश और उसके कुछ दोस्त फोकस लिमिटेड के मेंबर्स हैं, जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपए। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है। दे ऑल इंटेंड टू प्रपोज अ रेजोल्यूशन एट द अपकमिंग जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग आ रही है ना कंपनी की, आने वाली है, नई दिल्ली में हो रही है, जनरल मीटिंग होने वाली है कंपनी की। उस जनरल मीटिंग में मेंबर चाहता है, देखो नॉर्मली रेजोल्यूशन की पावर किसके पास होती है? नॉर्मली रेजोल्यूशन की पावर किसके पास होती है? नॉर्मली बेटा रेजोल्यूशन की पावर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि जनरल मीटिंग के अंदर कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करवाए जाएंगे। लेकिन यहां पर कंपनी के मेंबर्स करवाना चाहते हैं, यहां पर कंपनी के मेंबर्स करवाना चाहते हैं। आपको बताना है सबसे पहला, काइंडली प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रकाश और उसके दोस्त कि कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए ताकि वो अपना मेंबर रेजोल्यूशन जो वो पास करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो यहां पर हम कौन सा सेक्शन लगा देंगे? सेक्शन 111, सेक्शन 111 लगा देंगे, जिसमें कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल के लिए कितनी होनी चाहिए? 1/10 मतलब 1 करोड़ का 1/10 कितना होगा? 10 लाख रुपीस। यानी इस केस में 10 लाख रुपए अगर प्रकाश और प्रकाश के दोस्त 10 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो वो कंपनी को नोटिस भेज के क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन जो है,
रेजोल्यूशन जो है इनिशिएट करवा सकते हैं, मीटिंग में डलवा सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो कह रहे हैं उसी सेक्शन में बड़ी सारी और बातें बताई होंगी, अदर रिक्वायरमेंट्स बताई होंगी, उन रिक्वायरमेंट्स के, यानी पूरा सेक्शन जो है वहां पर टेप देना है। जैसे अदर रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि आपको 2 या 2 से ज्यादा कॉपी जो है वो बनानी पड़ेंगी, और उस पर सिग्नेचर कौन करेंगे? सारे लोग, यानी प्रकाश भी और प्रकाश के सारे दोस्त उस पर साइन करेंगे, सब लोग साइन करेंगे। रिक्विजिशन कहां पर डिपॉजिट किया जाएगा? रिक्विजिशन कंपनी को डिपॉजिट किया जाएगा। कहां पर? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाकर जमा करा दिया जाएगा। जैसे ही रिक्विजिशन होगा, उसकी टाइम लिमिट लिखी हुई है कि मीटिंग से कम नॉट लेस देन 6 मंथ बिफोर और 2 वीक्स बिफोर, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, PQR प्राइवेट लिमिटेड एक कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड है। इट ऑपरेट्स एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये ऑपरेट करती है एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये जनरेट कर रही है। इसका टर्नओवर कितना है? टर्नओवर है 150 करोड़। और इसका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 75 करोड़ फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 75 करोड़। लेकिन हमने लोन लिया कितने का था? आउटस्टैंडिंग इतना बचा है, बट हमने लोन कितने का लिया था? हमने लोन लिया था 110 करोड़ का, ठीक है। और उसमें से 35 करोड़ क्या कर दिए? रीपे कर दिए थे सेम ईयर में। कंपनी के बोर्ड ने डेलीगेट करती है अपने सीईओ को यह अथॉरिटी कि वो डिसाइड करेगा कि कंपनी का इंटरनल ऑडिट कौन करेगा। लेकिन सीईओ को लगता है कि इस कंपनी की ड्यूटी ही नहीं है, इस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कंपनी के सीईओ को लगता है। आपको एनालाइज करके बतानी है क्या सीईओ सही कह रहा है या सही नहीं कह रहा है। देखो प्राइवेट कंपनी के केस में अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर की, दैट इज सेक्शन 138 में, अगर मैं इंटरनल ऑडिटर की बात करता हूं प्राइवेट कंपनी के लिए, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कितने क्राइटेरिया होते हैं? 4 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया, सिर्फ 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है टर्नओवर का 200 करोड़ वाला, और एक होता है लोन का 100 करोड़ वाला। तो यहां पर टर्नओवर तो उन्होंने दिया हुआ कितना? 150 करोड़, तो ये वाली लिमिट तो सेटिस्फाई नहीं हुई है। लोन की अगर मैं बात करता हूं, लोन होता है 100 करोड़। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 100 करोड़ किससे कंपेयर किया जाएगा? आउटस्टैंडिंग लोन 75 करोड़ से आप 100 करोड़ की लिमिट को कंपेयर करोगे, या जितना लोन लिया था उससे कंपेयर करोगे? तो वहां पर जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पे बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर एट एनी टाइम, मतलब एक भी दिन के लिए अगर आपने 100 करोड़ या उससे ऊपर का लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हमें आउटस्टैंडिंग लोन नहीं बल्कि टोटल लोन देखना पड़ता है, टोटल लोन जो लिया था। तो यहां पर क्या कंपनी को रखना पड़ेगा? यस, कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। तो क्या सीईओ सही कह रहा है? द आंसर इज नो, सीईओ सही नहीं कह रहा है, सीईओ का पर्सपेक्टिव सही नहीं है। कहां गया कहां गया भैया, कहां गया? यस, तो ये देखिए, द एडवाइस ऑफ सीईओ इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला? व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांटेड टू अपॉइंट मिस्टर नागेंद्र? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना चाहते हैं? नागेंद्र को अपॉइंट करना चाहते हैं, जो एक्स एम्प्लॉय है, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे इंटरनल ऑडिटर रखना चाहते हैं। एम्प्लॉय होता तो भी रख सकते थे, बट एक्स एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं रहा, उसको रखना चाहते हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंटरनल ऑडिटर बना सकते हैं? द आंसर इज यस। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इसे रख सकती है, कंपनी इसे रख सकती है। यस, इट कैन बी अपॉइंटेड, इट कैन बी अपॉइंटेड। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश कलेक्टिवली होल्ड 60% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द ऑरेंज लिमिटेड। मतलब ऑरेंज लिमिटेड क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी है। चलिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के जो थे 22-23 के, वो उसकी एजीएम हुई 17 अगस्त 2023 को। 17 अगस्त 2023 को एजीएम कब हुई? 17 अगस्त 2023 को एजीएम कंडक्ट कराई। लेकिन अभी तक C&AG के कमेंट्स नहीं आए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, इसीलिए इस मीटिंग को क्या कर दिया गया? एडजर्न कर दिया गया। इस मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया बिना एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स के, यानी अकाउंट्स अभी एडॉप्ट नहीं हुए, बिना अकाउंट्स के एडॉप्शन के इसे क्या कर दिया गया? एडजर्न कर दिया गया। बिना एडॉप्शन के इसे क्या कर दिया गया? एडजर्न कर दिया गया। मुझे बताओ, अगर एडजर्न हो जाता है तो क्या हमें अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी
फाइल करने होते हैं, यस, हमें अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल करने पड़ते हैं एज प्रोविजनल बोल के। देयरफॉर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करे। क्या ये सही करा कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल, क्योंकि अडॉप्ट नहीं हुए इसीलिए उन्होंने फाइल नहीं करे। क्या अगर अडॉप्ट नहीं हुए तो हमें फाइल करने पड़ते हैं एज प्रोविजनल? यस, करने पड़ते हैं। तो कंपनी ने यहां पर क्या कर दी है? गड़बड़ कर दी है। कंपनी ने यहां क्या कर दी है? गड़बड़ कर दी है। आफ्टरवर्ड्स, बाद में कुछ दिनों बाद सीएजी के कमेंट्स आ गए और हमने एडजर्न जनरल मीटिंग करी 20 सितंबर को। 20 सितंबर को एक और बार मीटिंग हुई, एडजर्न जनरल मीटिंग हुई, जहां पर अकाउंट्स को अडॉप्ट कर लिया गया क्योंकि सीएनडीजी के कमेंट आ गए थे, सब कुछ ओके निकला, हमने अडॉप्ट कर लिए। देयर आफ्टर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल कर दिया आरओसी के साथ 29 सितंबर को, यानी 20 सितंबर को मीटिंग हुई, 29 सितंबर को आरओसी के साथ फाइल कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। एडॉप्टेड वाले भी फाइल करने होते हैं, प्रोविजनल वाले भी फाइल करने होते हैं। हमें यह बताना है क्या कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है या नहीं किया है। सो द आंसर इज नो, क्योंकि उसने प्रोविजनल वाले फाइल नहीं करे हैं। उसको प्रोविजनल वाले फाइल करने चाहिए थे। हाँ, उसने फाइनल वाले फाइल करे, ओके है, लेकिन उसने जो प्रोविजनल वाले फाइल नहीं करे वो नोट ओके है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एनओपी लिमिटेड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन इन 2002, जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है। इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ग्लास बोटल्स, ग्लास बोटल्स बनाती है कंपनी का। अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो कंपनी की नेटवर्थ है 90 करोड़। कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 90 करोड़, और कंपनी का टर्नओवर है 510 करोड़। कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है 1 फरवरी को, जो कि ड्यू होंगे 30 सितंबर 2028 को, फ्रॉम द पब्लिक फॉर एक्सपेंशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ कंपनी। ओके, कंपनी प्रपोज एक्सेप्ट करना चाहती है। आगे चलते हैं। फर्दरमोर कंपनी ने एक्सेप्ट किया है लोन को, 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया है। किससे? डायरेक्टर से 1.5 करोड़ का लोन लिया है। किसने? एनओपी लिमिटेड ने। द लोन वाज टू बी रिपेड, ये लोन मिस्टर पी को 24 महीने में वापस करना है, 24 महीने बाद वापस करना है, और इसे हमने अपनी बुक्स में लोन दिखाया है नॉन करंट लायबिलिटीज में। जब हमने लोन लिया था डायरेक्टर से, जब कंपनी ने लोन लिया था डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर ने राइटिंग में लिख कर दिया था कि ये अमाउंट उसने किसी और से लोन लेकर, किसी और से बोरो कर नहीं दिया है। और ये सारी बातें हमने कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में भी क्लियरली मेंशन करी है। आपको बताना है पहला क्वेश्चन, क्या ये कंपनी एलिजिबल कंपनी है या नहीं पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए? एलिजिबल कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी होनी चाहिए सबसे पहले। क्या ये पब्लिक कंपनी है? हाँ, ये पब्लिक कंपनी है। दूसरा, इसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या इसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है? द आंसर इज नो। तो नेटवर्थ वाला तो कंडीशन फेल हो गया। इसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या इसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है? द आंसर इज यस। तो क्या मैं इसे एक एलिजिबल कंपनी कह सकता हूं? यस। सो ये कंपनी एलिजिबल है। हाँ, ये कंपनी एलिजिबल है। इसे क्या पास कराना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और आरओसी को बताना पड़ेगा, तो ये कंपनी भी डिपॉजिट्स ले सकती है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? ये तो मैंने आपको बता दिया अभी कि क्राइटेरिया क्या है। और टेन्योर क्या रहेगा जिसके लिए? टेन्योर मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। ठीक है, तो क्या 6 महीने से कम भी हो सकता है? जी हाँ, 6 महीने से कम भी हो सकता है। अगर आप 10% तक का ले रहे हो तो मिनिमम 6 महीने, 3 महीने हो जाता है। ठीक है, तो ये टेन्योर आपको बताना था। आपको बताना है जो कंपनी ने टेन्योर डिसाइड किया है, क्या वो कंपनी एक्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो, 1 फरवरी 2024 से लेकर 30 सितंबर 2028, मतलब कितने पीरियड के लिए, कितने मंथ्स के लिए इन्होंने कर दिया भैया? अगर देखा जाए 2024 से लेकर 2025 1 साल, 2026 1 2 3 4 साल से ऊपर के लिए, 4 साल से ऊपर यानी 48 मंथ से ऊपर के लिए कर दिया। तो क्या टेन्योर सही है? द आंसर इज नो। टेन्योर सही नहीं है। टेन्योर सही क्यों नहीं है? क्योंकि 36 मंथ तो मैक्सिमम हो सकता है, उससे ऊपर तो कोई एक्सेप्शन दिया ही नहीं है, तो उससे ऊपर नहीं कर सकते। सेकंड आपसे पूछा है, ये जो लोन हमने डायरेक्टर से लिया है, क्या ये डिपॉजिट माना जाएगा कि नहीं? देखो, अगर आप प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर डायरेक्टर से लोन लेते हो और वो अपनी डिक्लेरेशन दे देता है
वो अपनी क्लियर डिक्लेरेशन दे देता है कि उसने भैया किसी और से लोन लेकर नहीं दिया है और हम उसे बोर्ड रिपोर्ट में शो कर देते हैं, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाता, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। वो क्या आ जाता है? एक्सेप्शन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइन पब्लिशर रजिस्टर्ड इन टोक्यो। एक कंपनी है जो टोक्यो की है, जो इंडिया में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दी थी 2009 में, यानी ये क्या हो गई? एफको, फॉरेन कंपनी हो गई। कंपनी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्पेसिफाइड डेट में आरओसी को दे दिए थे। उसने टाइम पर जो देने होते थे उस टाइम पे उसने आरओसी को बता दिया था और एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी। लेकिन 1 मार्च 2023 को फाइन पब्लिशर हैज शिफ्टेड इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन टोक्यो। 1 मार्च 2023 को क्या हुआ? फाइन पब्लिशर्स ने शिफ्ट कर दिया अपना प्रिंसिपल ऑफिस इन टोक्यो। ठीक है, उसने चेंज कर लिया, उसने एक जगह से दूसरी जगह अपना बाहर का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां का चेंज कर लिया। आपको बताना है क्या कंपनी को कोई लीगल स्टेप लेने हैं क्योंकि कंपनी ने अपना प्रिंसिपल ऑफिस चेंज किया है? अपना आंसर कंपनीज एक्ट के हिसाब से दीजिए। तो यस, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल करे थे उसमें कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज भी हमें आरओसी दिल्ली के साथ, क्योंकि फॉरेन कंपनी होगी तो आरओसी दिल्ली के साथ ही फाइल करेगी, ये हमें फाइल करना पड़ता है, ये हमें फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलएलपी का, क्वेश्चन नंबर 17, मोहित एक क्रेडिटर है एबीसी एलएलपी का। मोहित क्या है? एक क्रेडिटर है एबीसी एलएलपी का। उसने एलएलपी से 10 लाख रुपए मांगा, लेकिन एलएलपी के एसेट्स कितने हैं? सिर्फ 7 लाख रुपए के, यानी 3 लाख रुपए का क्या हो गया? शॉर्टफॉल हो गया। मोहित चाहता है कि मैं एलएलपी के पार्टनर को पर्सनली लायबल कर दूं कि भैया तुम अपने पर्सनल एसेट्स में से 3 लाख रुपए दो। आपको बताना है क्या मोहित ये डेफिसिट पार्टनर से पर्सनली मांग सकता है? अरे भैया, एलएलपी की जो लायबिलिटी होती है वो सोल लायबिलिटी एलएलपी की होती है और पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो क्या वो पैसे मांग सकता है? द आंसर इज नो। वो पैसे मोहित जो है पार्टनर से पर्सनली पैसे नहीं मांग सकता है, वरना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलने का फायदा ही क्या। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, जनरल क्लॉजेज एक्ट का। योगवीर सिंह के पास एक मैंगो का ओरकार्ड है, यानी एक बगीचा है। कहां पर? मनचंगा विलेज। आई लाइक इट, मनचंगा विलेज, बिलासपुर। द ओरकार्ड हैज मोर देन 100 मैंगो ट्रीज। इसमें, इस बगीचे में आम के 100 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। योगवीर सिंह ने अपना ओरकार्ड मतलब अपना पूरा का पूरा जो है बगीचा बेच दिया अलॉन्ग विद ऑल दी मैंगो ट्रीज, सारे मैंगो ट्रीज के साथ, मतलब मैंगो ट्रीज ऐसे लगे हुए थे उसके साथ बेच दिया। आपको बताना है जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ के कि ये जो ट्रीज बिके हैं, ये जो ट्रीज बगीचे का पार्ट बिके हैं, क्या इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा या मूवेबल? तो बेटा क्या माना जाए? क्या ये लैंड से अटैच है सारे के सारे ट्रीज? क्या ये लैंड से अटैच है सारे के सारे ट्रीज? अभी तक कट नहीं करे गए हैं। अगर कट किए जाते तो टिम्बर बन जाते, मूवेबल प्रॉपर्टी होते, प्लस इनसे बेनिफिट भी अराइज होने वाला है मैंगोज का। तो क्या मैं इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानूंगा? द आंसर इज यस। क्या मैं इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी मानूंगा? द आंसर इज यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर दी प्रिंसिपल रूल्स बताइए रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल। मतलब जब आप लॉ को पढ़ते हैं, मान लो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, उसमें 470 लास्ट सेक्शन 470 है, उसके बाद 7 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ 20 सेक्शन पढ़ के कहूं कि मुझे लॉ की नॉलेज आ गई? नहीं, वो कह रहे हैं भैया आपको पढ़ना है तो इसे पूरा पढ़ना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा एक एग्जाम्पल भी दो। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर आप शुरू के सेक्शंस पढ़ते हो तो शुरू के सेक्शंस में ही कंपनीज एक्ट में चालू हो जाता है कि हमें इस चीज के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, हमें इस चीज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, इस चीज के लिए ऑर्डिनरी लगेगा, इस चीज के लिए स्पेशल लगेगा, ऐसे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, वो एक्ट में बहुत बाद में जाकर दिया हुआ है। तो जब तक मैं वो पढ़ूंगा नहीं, वहां तक पहुंचूंगा नहीं, जब तक मैं पूरा लॉ नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता क्या है और स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है। दूसरा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कंपनी एक्ट में कई सारे सेक्शंस में लिखा हुआ है कि इसको नोटिस दो, उसको नोटिस दो, कंपनी आरओसी को नोटिस देगी, कंपनी मेंबर्स को यहां पर नोटिस भेजेगी, यहां पर मेंबर कंपनी को नोटिस भेजेंगे, ऐसे कई सारे सेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे ये वाली बातें लिखी हुई हैं। तो वो नोटिस किस तरीके से भेजा जाएगा, वो नॉर्मली कहां दिया हुआ, इसका जनरल रूल बेटा सेक्शन 20 में मेंशन है। तो जब तक मैं सेक्शन 20 को उन सेक्शन से रिलेट करके नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लॉ की कंप्लीट नॉलेज
नहीं आएगी। और सिमिलरली ये सिर्फ एक्ट में नहीं, हम कभी कोई डीड कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसको भी आधा पढ़ के अपना कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को भी पूरा पढ़ना पड़ता है। तो यही बात यहां पर आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पे। शिवेश जो कि एक इंडियन नेशनल है, वो फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहता है, उसे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। वो यूएस डॉलर 50,000 यूएस डॉलर को बाहर भेजना चाहता है जो उसने लॉटरी टिकट में जीते थे। क्या लॉटरी टिकट का पैसा हम बाहर भेज सकते हैं? नहीं, प्रोहाइबिटेड है, दिस इज प्रोहाइबिटेड। क्या यूएस डॉलर 1 लाख रुपए उसे और चाहिए क्योंकि वो कल्चरल ट्रूप भेजना चाहता है। अगर हम कल्चरल ट्रूप भेजना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्न मिनिस्ट्री का हमें क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे। चलिए यहां पर हमारी आरटीपी होती है खत्म। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो हम पीडब्ल्यू ऐप पर इस आरटीपी को जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपके सारे डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, कोई रह तो नहीं गया क्वेश्चन? नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। चलिए ग्रेट।